essay for 2024 UPSC Civil Services exam. The questions or the essay which has been asked, I'll be dealing with that. जो भी पूछा गया है 2024 में, तो ये essay की सीरीज चलेगी. तो टू बिगिन विथ, essay का हिंदी जो ट्रांसलेशन होता है निबंध, जो बिना बंधन के हो, और इंग्लिश में जो इसका लिटरल मीनिंग है वो है एफर्ट. मीन्स the writing essay does not involves too much locus, focus, boundaries, or word limit like answer. So there is a difference between essay writing and answer writing. And I deliberately chose to discuss essay paper for UPSC Civil Services exam because in last couple of years, the nature of essays has changed and become challenging. Before 2021, there was a trend that if you had knowledge and concept in general studies and in your optional, then you can write a good essay based on your knowledge and understanding on concepts. But in last couple of years, the nature of essay has changed. It has become more philosophical, which needs more interpretive skill, which needs more analytical skill, which needs elaboration, which needs certain kind of extrapolation, which needs practice. Practice is there in every walk of life, particularly when we talk about exam. To begin with, without wasting time, जो 2024 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा हुआ ऐसे का जो सेक्शन ए में 4 ऐसे पूछे गए हैं, इसमें पहला जो है वो है फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम. तो ऐसे में आपको पता है कि पहले इंट्रोडक्शन होती है, फिर बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है. लेकिन पहली एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग रिगार्डिंग ऐसे इज दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड every word written in essay, because essay has no word limit as such like answer, but at the same time you need to adhere to the demand of the essay. तो क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन, यानी फॉरेस्ट आपको पता है और सिविलाइजेशन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए. नहीं, पहले सर्जरी करके हम एक एक वर्ड को तोड़ के समझेंगे कि क्वेश्चन या जो ऐसे है उसका डिमांड क्या है. यहाँ क्वेश्चन नहीं, ऐसे है. तो सिविलाइजेशन इज एडवांस स्टेज ऑफ कल्चर, मटेरियल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, रीडिंग, राइटिंग, कंडीशन ऑफ वीमेन. These are the parameters based on which an advanced culture is called civilization. जैसे हड़प्पन civilization, it was urban, it was having production surplus, it was materially advanced. While हड़प्पन civilization से पहले प्री हड़प्पन कल्चर, तो वो रूरल था. तो सिविलाइजेशन एडवांस स्टेज है. और अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें तो इन इंडिया हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन एडवांस्ड इन पीरियड roughly 2350 BC to 1750 BC, and its contemporary were Mesopotamians along Tigris and Euphrates in Iraq. Its contemporary was Sumerian civilization in northern part of Africa, Egypt and around, and Chinese civilization as well. तो सिविलाइजेशन जो है वो एडवांस स्टेज ऑफ कल्चर है, मटेरियल एडवांसमेंट के साथ साथ रीडिंग, राइटिंग, सिविलाइज्ड वे, सिविक लाइफ, सिविलाइज एग्जिस्टेंस, इसमें आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर, वैल्यूज, बिलीव्स, ओरिएंटेशंस, मटेरियल प्रोग्रेस, सभी का सम्मिश्रण होता है, तब उसे सिविलाइजेशन कहते हैं. तो पहले समझना जरूरी है कि फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन, कोई भी जो सिविलाइजेशन बना वो ऑल इन सडन नहीं बना. अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो देयर वाज प्री हड़प्पन रूरल कल्चर. सम से सोथी कल्चर ऑफ राजस्थान, आज राजस्थान डेजर्ट है, इसलिए क्वेश्चन राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, अरावली के जो पार्ट है वेस्टर्न पार्ट, उसका डेजर्टिफिकेशन हुआ है, जबकि वहां से ही सोथी कल्चर से हड़प्पन सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था. कई बार कहते हैं झूकर झांगर जो संस्कृति है, रूरल संस्कृति, उसके द्वारा सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस हुआ है. तो हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन बनता कैसे है, एडवांसमेंट से. तो पहले फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं. व्हेन देयर वाज प्रिमिटिव लाइफ लाइक
जब स्टोन एज था तो जो नियोलिथिक से पहले मेसोलिथिक, मेसोलिथिक से पहले पैलियोलिथिक, तो धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ। उसके बाद कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड। कॉपर वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम खेतड़ी माइंस ऑफ राजस्थान। तो जब तक स्टोन जो इम्प्लीमेंट्स थे, स्टोन से बने हुए प्रोडक्ट्स थे, जैसे लीवर्स, चॉपर्स, एक्स, हैंड एक्स, तो देयर वाज कल्चर एंड इवन चाल्कोलिथिक कॉपर का जो यूज हुआ उससे कल्चर का एडवांसमेंट हुआ। लेकिन जब खेतड़ी माइन से राजस्थान से कॉपर और टिन और अफगानिस्तान से मिला के एलॉय बनाया गया ब्रॉन्ज, तो काफी एडवांस एलॉय था, जिससे डीपर प्लॉइंग हुई, जिससे ह्यूज प्रोडक्शन सरप्लस हुआ, जिससे मोर एंड मोर पीपल वेर इन्वॉल्विंग इनटू नॉन एग्रीकल्चरल फंक्शन। इट लेड टू अर्बनाइजेशन, इट लेड टू ट्रेड, इट लेड टू ओवरसीज ट्रेड एज वेल, जैसे लोथल और सुतका कैंडर जो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में दिखता है। तो वो सभी फॉरेस्ट था। और प्रिमिटिव लाइफ आज भी ट्राइबल एरियाज में हम देखते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन जल, जंगल, जमीन, जानवर। जल यानी वाटर, जंगल यानी फॉरेस्ट, जमीन यानी लैंड, और जानवर यानी कैटल वेल्थ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट प्रिमिटिव लाइफ होती है। एंड मैन वाज फूड गैदर एंड हंटर इन पैलियोलिथिक पीरियड, मैन बिकेम फूड प्रोड्यूसर इन न्यूलिथिक पीरियड, और सब्सिक्वेंटली देयर वाज एडवांसमेंट। तो जल, जंगल, जमीन, जानवर, इसके अलावा फूड, फॉडर, फॉरेस्ट, ये जो प्रिमिटिव लाइफ और फॉरेस्ट लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई चीजें हैं। जंगल से आप आमतौर पे जंगल राज का भी सुनने में आता है, जहां एनार्की, लॉलेसनेस, माइट इज राइट कहा जाता है। तो जहां फॉरेस्ट था पहले, लेकिन फॉरेस्ट क्लियर हुआ, उसके बाद कल्चर डेवलप हुआ, उसके बाद एडवांसमेंट हुआ, तो उससे सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। तो सिविलाइजेशन का जो बेसिस है वो कई बार माना गया कि इनिशियली इट वाज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अराउंड रिवर्स एंड forest wealth was being used initially, later there was urbanization and trade। तो जो अर्बनाइजेशन हुआ, जो एडवांसमेंट हुआ, वो एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे ही हुआ, क्योंकि पहले फॉरेस्ट काटे गए लिमिटेड पैमाने पे, फिर बाद में ऑन अ बिगर स्केल देयर वाज डिफॉरेस्टेशन एंड दैट लेड टू लेटर डेजर्टिफिकेशन। तो जो सिविलाइजेशन है, एडवांसमेंट है, हम हर जगह देखते हैं, चाहे एंशिएंट पीरियड में हो, चाहे मॉडर्न पीरियड में आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो। तो वहां पे जिन एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, देयर वाज ह्यूज कटिंग ऑफ ट्रीज, लॉस टू एनवायरनमेंट। उस समय एनवायरमेंटल कंसर्न वाज वेरी लेस। देयर वाज अ कंसर्न दैट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम वाज ग्लोबल प्रॉब्लम ओनली इन सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century, एंड फर्स्ट समिट ऑन एनवायरनमेंट वाज 1972 स्टॉकहोम समिट। तो उससे पहले इन्वायरमेंट पे फोकस नहीं था, प्रोग्रेस पे जोर था, एडवांसमेंट पे जोर था, मेटेरियलिज्म पे जोर था, कैपिटलिज्म पे जोर था, ट्रेड पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फाइनेंशियल एक्टिविटी, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दे वर कंसिडर्ड टू बी पैरामीटर्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो इसके द्वारा हम देखते हैं कि इंडियन एग्जाम्पल से जब भी ऐसे लिखें, तो इनिशियली यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन इन विच यू हैव टू क्लैरिफाई द वर्ड्स, की वर्ड्स गिवन। जैसे इसमें फॉरेस्ट है, वो प्रिसीड करता है सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन क्या होता है, डेजर्ट कैसे बना, डेजर्टिफिकेशन कैसे हुआ। देयर वाज ऑलवेज, यहाँ पे डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट की बात नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट है, तो वो यहाँ पे जो डेजर्टिफिकेशन वाज ड्यू टू environmental degradation and ecological imbalance। और आज भी हम राजस्थान, जहां कभी हड़प्पन सिविलाइजेशन का कालीबंगा और बहुत सारे साइट्स हुआ करते थे, गुजरात का वो एरिया आज एरिड है, आज भी वो बहुत वाटर स्कार्स है। और आज भी हम देखते हैं, जैसे बुंदेलखंड भी, जहां पे हम वाटर स्कार्स रीजन देखते हैं, देयर वाज सिविलाइजेशन देयर, जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है, बुंदेलखंड रीजन है, दीज आर वाटर स्कार्स रीजन्स। And this was also seen in southern Indian history also। So this is how, this is one of the dimension that in most of the cases man progressed and established civilization based on using the natural resources indiscriminately, not only forest but water, but energy, and agriculture, and biodiversity was the casualty, and health was also the casualty, environmental degradation। So it caused all kinds of pollution,
with land pollution, water pollution, air pollution, acid rain, greenhouse effect, global warming, and so on, climate change. So all these led to changes uh, in human life. So materially use progress, no doubt, but at the same time at environmental cost. और ये प्रोसेस आज भी जारी है. आज भी हम देखते हैं कि ट्राइबल एरियाज में, in spite of Schedule 5, Schedule 6, ample autonomy given to tribals, in spite of that, it is being believed that industrialization will only raise their living standard and it will only lead to their progress. And if they remain in culture stage, then they will not be developed. The advanced stage of culture is only called civilization. So ये बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है, चाहे इंडिया का हड़प्पन सिविलाइजेशन एंशिएंट एग्जांपल देखें, चाहे मिडाइवल पीरियड में भी देखें, तो इन फार फ्लंग एरियाज द लैंड ग्रांट्स असाइनमेंट्स वर गिवन टू डोनीज टू ब्रिंग इट अंडर वैदिक फोरफोल्ड सिस्टम, टू हैव revenue collection from tribal areas, to establish religion there, and Samant जो intermediaries between king and the people developed in medieval period. और इसके द्वारा जो ट्राइबल एरियाज हैं, फार फ्लंग एरियाज हैं, जो नेचर के करीब थी, उनको उनका अर्बनाइजेशन हुआ, उनका सो कॉल्ड डेवलपमेंट हुआ. मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूं बिकॉज मेनी टाइम्स development is only considered to be in material terms economic progress or economic development, but sustainable development is the contemporary concept. And there are not only financial cost of development, there is environmental cost, there is social cost of development as well. अगर नर्मदा डैम्स को बनाने के लिए the people are being displaced and land, huge amount of land is submerged, people are being displaced where they were living for thousands of years. So that is the environmental and human social cost of development. So this statement is not an absolute truth or universal truth. ये कोई absolute statement नहीं है, ये partly सही है और इसको हम लोग historically भी substantiate कर सकते हैं. हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद हम देखते हैं ऋग वैदिक कल्चर है जहां आयरन का यूज नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC to 600 BC there was advent of iron. Iron is much advanced metal. So in later Vedic period, iron was used mainly for warfare and partly for clearing forest and agriculture. But in 6th century BC, second urbanization of Indian history, Buddha age, 6th century BC, 16 Mahajanpad period, what we see that there was second urbanization based on iron-based paddy cultivation. तो वहां भी एक सिविलाइजेशन का जो बेसिस बना वो आयरन के द्वारा बड़े पैमाने पे फॉरेस्ट को कट करके, बड़े पैमाने पे एनवायरनमेंट को डैमेज करके अर्बनाइजेशन किया गया और बाद में ट्रेड एंड कॉमर्स भी डेवलप हुआ. तो दिस ट्रेंड वाज कंटिन्यूइंग एंड वी सी थर्ड अर्बनाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री विद द एडवेंट ऑफ टर्क्स इन 11th century. उससे पहले लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स और इसके द्वारा फार फ्लंग एरियाज को भी दैट वर ब्रॉट अंडर एम्बिट ऑफ दैट. जब ब्रिटिश आए तो दैट फर्दर एक्सपेंडेड और जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे भी उनका एक्सपेंशन हुआ, कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री हुई, मैसिव कटिंग ऑफ ट्रीज हुआ, क्योंकि नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज एक्सप्लॉयटेटिव. दे वर नॉट कंसर्न्ड विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कॉस्ट. दे वर मेनली कंसर्न्ड टू हैव squeeze more and more money, and the British standard of living was at the cost of Indians. तो ये स्टेटमेंट पार्टली वो है और आज भी ये देखने को मिलता है कि whenever investment is proposed in tribal areas that environmental cost is there. और अगर हम सिर्फ यहाँ इस ऐसे को लिखने में सिर्फ इंडियन एग्जाम्पल ही नहीं देंगे, हम वर्ल्ड के भी एग्जाम्पल को देंगे. जैसे आज जहां पे डेजर्ट देखने को मिलता है जेरूसलम एंड अराउंड, ये बात अलग है कि इजराइल ने फिर से उसको रिवाइव किया है बहुत हद तक, लेकिन वो भी जेरूसलम इज कंसिडर्ड सैक्रेड फॉर ज्यूज, फॉर क्रिश्चियंस, फॉर मुस्लिम्स, एंड इट इज बोन ऑफ कंटेंशन. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम, वेस्ट एशियन प्रॉब्लम. तो वो भी एरिया जो मक्का मदीना का एरिया है, जेरूसलम का एरिया है, वो एरिया काफी डेवलप हुआ. चाहे हम एंशियंट रोमन अंपायर की बात देखते हैं,
तो वो काफी डेवलप है। तो सिविलाइजेशन का जो दर्जा है दैट वाज गिवन ओनली व्हेन इट गॉट टू मच एडवांसमेंट। तो ऐसा हिस्टोरिकल पूरा एग्जाम्पल हमें देके इस ऐसे को लिखना है, इंडियन कंटेक्स्ट, वर्ल्ड कंटेक्स्ट, और फिर इसको आज के कंटेक्स्ट से जोड़ना है कि हाउ फॉरेस्ट कवर वर श्रिंकिंग एंड इनिशियली in 20th century, in first half of the 20th century, it was believed that environmental problem was a national problem or at most regional problem. But in second half, there was realization that environmental problem is the global problem. And मैंने जैसा बताया, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, नैरोबी कॉन्फ्रेंस 1982, फर्स्ट अर्थ समिट 1992 रियो डी जेनेरियो में हुआ, जिसमें कंसीड किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कंसीड किया गया। इसके अलावा एजेंडा 21 भी कंसीड किया गया, और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात को एक्सेप्ट किया गया विथ रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी एंड इक्विटी। उसके बाद वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जोहान्सबर्ग 2002, उसमें उस समय के सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन कोफी अन्नान ने he appealed for preservation of WAHB, W for water, E for energy, H for health, A for agriculture and B for biodiversity। इसके बाद रियो 20+ 2020 2012 में, और इस सोन समिट, अर्थ समिट होते गए। उसके बाद कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे दैट ये जो रियलाइजेशन हुआ that this environmental problem is the global problem, and if the problem is global, the effort should be global. So common but differentiated responsibility। लेकिन ये प्रॉब्लम तो कॉमन है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग जो मेन टॉपिक है वो ये है, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। तो पहले फॉरेस्ट यानी प्रिमिटिव लाइफ, और उसके कॉस्ट पे, एनवायरनमेंट के कॉस्ट पे फिर सिविलाइजेशन। और जब सिविलाइजेशन बहुत एक्सप्लॉइट करता है रिसोर्सेज को, और रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं, पर्टिकुलरली जो है वाटर, एनर्जी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, ग्रीन ट्रीज, प्लांट्स, फॉरेस्ट कवर डिप्लीट होता है, तो दैट पेव द वे फॉर डेजर्टिफिकेशन। तो थैंक्स टू दिस रियलाइजेशन इन second half of the 20th century, as I said, in Stockholm 1972, UNEP was formed, United Nations Environmental Program. Similarly, in 1992, Rio de Janeiro, UNFCCC was formed, that United Nations Framework Convention on Climate Change. Or Kyoto Protocol 1997, Montreal Protocol for ozone depletion, ozone-based depletion in 1987, or Paris Agreement 2015. So environment and climate change is the bone of the key issue. तो अब चैलेंज है 21st सेंचुरी में, एजेंडा 21 as it was agreed in Rio de Janeiro 1992, that we have to progress, no doubt, we have to develop, no doubt, but in a sustainable manner. Means whatever resources that we have are also belonging to our future generation. We cannot compromise the needs of our future generations. We must go for judicious utilization of resources. We must expand forest cover, और हमारे हर 5 प्लान में फॉरेस्ट कवर के को और एक्सपेंड करने की बात की गई, क्योंकि फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी दे आर की फॉर आवर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। पिछली सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि अगर इसी तरह से रिसोर्सेज को डिप्लीट किया गया तो ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ बियॉन्ड 1000 ईयर्स, यानी मैक्सिमम 1000 ईयर्स तक ही इंसान का सिविलाइजेशन अर्थ पे रह सकता है, अनलेस कि अगर वो दूसरा प्लेनेट खोज ले अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, या फिर कोई ऐसे टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हो जाए जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। आज भी हम अपने देश में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बायो मैन्युफैक्चरिंग है, सो जो मिनरल डिप्लोमेसी है, ऑल दीज एफर्ट्स आर बीइंग मेड दैट देयर इज नो डेजर्टिफिकेशन, कि हमें डेवलप भी करना है, सिविलाइजेशन को बनाए रखना है, सस्टेनेबल बेसिस पे बनाए रखना है, एडवांसमेंट भी करना है, अर्बनाइजेशन भी करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना है,
लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ाना है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं आता, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आती है, हेल्थ भी आता है, एजुकेशनल अटेनमेंट भी आता है, और हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल बैलेंस, एंड टू फाइट climate change that will only ensure our sustainable presence on earth. तो इस स्टेटमेंट को इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी में पूरी तरह से एलाबोरेट करना है, इंडियन एग्जांपल्स, वर्ल्ड के एग्जांपल्स, और एंशिएंट पीरियड से लेके मेडिवल पीरियड से लेके आज के कंटेम्प्रोरी पीरियड तक आपको आना है और उसको डिटेल में बताना है, और इसके साथ इसको एलाबोरेट करना है कि हाँ ये स्टेटमेंट पार्टली ट्रू है, बट this desertification is the problem, and the solution lies in technology, innovation, out of box thinking, collective effort, common but differentiated responsibility, protocols, treaties, agreements, accords, and हमारे जो इंडिया का जो एफर्ट है इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस IBA, जो G20 के मीट में 2023 न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया, इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि इंडिया और फ्रांस को होस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा CDRI जाते कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह से कई जो ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज और सेट, दैट इज क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का यूज, जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें, डेजर्टिफिकेशन को रोक सकें और इंसान के लंबे समय तक अर्थ पे एग्जिस्टेंस को बरकरार रखें, क्योंकि human beings have survived over the period of time in spite of disasters, be it man-made, be it natural disasters. We have survived. We have a strong instinct for survival. We have innovation, we have technology, we have out-of-box thinking. भारत ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का भी स्टार्ट किया, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो गुटरेज, जो कि एंटोनियो गुटरेज, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन है, जॉइंटली इन गुजरात के वडिया से स्टार्ट किया इसको। तो दैट स्टेटमेंट इज पार्टली ट्रू, बट इन कंक्लूजन ये आपको बताना है कि इसका इम्पैक्ट सभी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में पड़ेगा, क्योंकि अगर डिजर्टिफिकेशन होगा तो सिर्फ मटेरियल लाइफ, सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ ही डिस्टर्ब नहीं होगी, सोशल अनरेस्ट भी होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी, और डिग्रेडेशन भी होगा, और पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, द साइज ऑफ द लैंड इज रिमेनिंग द सेम, so we are diversifying, we are following, we are going for blue economy, we are tapping जो अभी तक हमने जो लैंड की अवेलेबिलिटी है, that is 1/3 and 2/3 is that of sea, 70% is almost sea, तो उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा जो ब्लू इकोनॉमी है, that will be also on the answer. तो we are diversifying, और हम देखते हैं कि we are reducing our carbon footprints, there are commitment for net zero by most of the developed countries by 2050, although for India it is 2070. Or our target for renewable energy till 2030 has been increased to 500 gigawatt. तो ये हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स को भी रोकेंगे, तो इसमें हमें मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वी कैन नॉट फेज आउट कोल एंड पेट्रोलियम, वी हैव टू फेज डाउन इट ग्रेजुअली। और इसका रीजन है कि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी कंप्लीट नहीं है, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड दे आर इन पोस्ट इंडस्ट्रियल, पोस्ट मॉडर्न फेज, वी आर स्टिल इंडस्ट्रियलाइजिंग, वी आर स्टिल मॉडर्नाइजिंग। So we have to be very cautious, and we have to be mindful what we are doing, and along with shouldering global responsibilities, we have to see our national interest as well, which has to be compatible. And this is of course a political issue, because कोई भी इशू पॉलिटिकल तभी होती है जब उसमें कंटेस्टेशन होता है, और कंटेस्टेशन का रीजन है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज, कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, कन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। And whenever there is a conflict, whenever there is contestation, there is need of cooperation, and politics will be involved, because politics involves both conflict and cooperation, be it domestic issue or external issue with a direct or indirect involvement of the state. So this is of course
a partly political issue, not a purely technological environmental issue. So we have to deal it at all level, at personal level, at societal level, at the national level, at the international level, in a very balanced manner, which does not compromise our sustainable development. तो इसके द्वारा इसको आपको इस तरह से ऐसे को लिखना है, एलाबोरेट करना है और कंक्लूजन भी बहुत ही बैलेंस्ड वे में देना है और ये नहीं मान के चलना है कि जो द गिवन स्टेटमेंट है वो कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम है, हिस्टोरिकली ट्रू है, लेकिन हम इसको रिवर्स कर सकते हैं जैसा मैंने बताया, टेक्नोलॉजी से, इनोवेशन से, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से, रिन्यूएबल एनर्जी से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, तो वी कैन reverse it. So in this way we conclude. So next essay we covered in the next video. एक तो हो गया, ये कितने मिनट का हुआ है देख।